बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 131 है। इसमें क्वेश्चन 9 और 10 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 है द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑयल बिलियंस ऑफ बैरल्स। ऑयल जो है वो यूज हो रहा है, कंजम्पशन मीन इस्तेमाल हो रहा है, और रेट का मतलब है कि किस रफ्तार के साथ ये इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम बिलियंस ऑफ बैरल्स में लेंगे, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो बिलियंस ऑफ बैरल में होगा। इज गिवन बाय, ये इक्वेशन है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1.2 ई पावर 0.04 टी। ये जो इक्वेशन है ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑयल है कि इस रेट से, इस रफ्तार से ये जो ऑयल है ये मुसलसल यूज हो रहा है। वेयर टी इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डेंट टू 1990, यानी ये जो ऑयल यूज हो रहा है ये हम 1990 से ले रहे हैं, इसलिए t इज इक्वल टू 0 हम क्या लेंगे, 1990। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज्ड फॉर 1990 टू 1995। 1990 से 1995 तक टोटल ऑयल कितना यूज हुआ है। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है डी एक्स बाई डी टी, ये रेट ऑफ चेंज है, यानी इस रेट के साथ, इस रफ्तार के साथ ये ऑयल यूज हो रहा है। तो टोटल ऑयल इन 5 ईयर में कितना यूज हुआ है, तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें ये एक्स फाइंड हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल, यानी हमें एक्स फाइंड करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट है एट दिस रेट, अगर इसी रेट से, इसी रफ्तार से ये ऑयल यूज हो रहा है, हाउ मच ऑयल विल बी यूज्ड इन टी इज इक्वल टू 8 ईयर्स। 8 सालों में कितना ऑयल यूज हो चुका होगा। तो हम इस क्वेश्चन के ये दो पार्ट साथ करते हैं। हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन पहले इस डी टी को इस साइड पे लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ई पावर टी है, तो वेरिएबल टी को हम इस साइड पे लेकर जाएंगे, यानी सेपरेट द वेरिएबल। तो डी एक्स यहीं पे रहने दे, इज इक्वल टू 1.2 ई पावर 0.04 टी, और डी टी को इस साइड पे ले आते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे और इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे। 1.2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लें और इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ई पावर 0.04 टी एंड डी टी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x। 1.2 ई पावर x, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो ई पावर के एक्स और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन है ई पावर के एक्स और डिवाइडेड बाय के, ये एक्स के साथ जो भी है इसको लिख लेंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी इसी तरह है, देखें ई पावर के टी, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई पावर के एक्स जिस तरह है, तो यहाँ पे के टी यानी 0.04 टी डिवाइडेड बाय के, यहाँ पे के की वैल्यू है 0.04, तो 0.04 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। x इज इक्वल टू 1.2 को 0.04 पे डिवाइड करते हैं, इससे आता है 30 ई पावर 0.04 टी प्लस सी, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं,
इनिशियली 1990 में टाइम जो था वो ज़ीरो, यानी वहाँ से हमने स्टार्ट किया है आयल यूज़ करना। तो जाहिर है कि उस वक़्त कोई भी हमारे पास आयल जो है वो यूज़ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम t की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे और x की वैल्यू भी ज़ीरो पुट करेंगे ताकि हमें c फाइंड हो जाए, क्योंकि इनिशियली अभी आयल जो है वो यूज़ भी नहीं हो रहा है। यानी हम x को भी ज़ीरो ले लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ आयल जो है वो अभी यूज़ नहीं हो रही, यानी जब t ज़ीरो है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड t इज इक्वल टू ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो है तो कोई आयल जो है वो यूज़ नहीं हुआ है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि आयल कंजम्पशन x जो है वो आयल कंजम्पशन है, आयल का इस्तेमाल है, वो भी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो x की वैल्यू भी ज़ीरो पुट करते हैं। तो ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो, 30 e पावर 0.04, t की जगह हम ज़ीरो पुट करते हैं और प्लस c। ज़ीरो इज इक्वल टू 30 e पावर 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर तो ज़ीरो प्लस c। ज़ीरो इज इक्वल टू 30 e पावर 0, किसी भी वैल्यू का पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, प्लस c। ज़ीरो इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1 इज 30 प्लस c। 30 को इस साइड पे लें तो माइनस 30 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू माइनस 30 है। पुट c इज इक्वल टू माइनस 30 इन इक्वेशन 2। तो x इज इक्वल टू 30 e पावर 0.040 c की वैल्यू है माइनस 30, तो यहाँ पे आ जाएगा c की जगह माइनस 30। ये इक्वेशन 3। अब ये तो आपके पास आ गया, ये क्योंकि x t पे डिपेंड कर रहा है तो आप इसको x ऑफ t भी कह सकते हैं, कंप्लीट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x ऑफ t 30 e पावर 0.040 और माइनस 30। ये इक्वेशन 3। अब t इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे आफ्टर 8 ईयर्स, कितना ऑयल यूज हो चुका होगा। पुट t इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3, x ऑफ t की जगह 8 इज इक्वल टू 30 e पावर 0.04 और t की जगह 8 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 e पावर 0.04 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आएगा 0.32 माइनस 30। ई हमारे पास कैलकुलेटर में मौजूद है, जिसकी वैल्यू है 2.72। तो आप ई की जगह 2.72 भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर है 0.32 माइनस 30। और अगर आप कैलकुलेटर में ई को यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 30 इंटू 2.72 पावर 0.32, इसको सॉल्व करते हैं, इससे आता है 1.377 माइनस 30। अब 1.377 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 41.31 माइनस 30 इज इक्वल टू 11.31, और इसके साथ लिखेंगे बिलियंस ऑफ बैरल।
क्योंकि क्वेश्चन में आपको आयल कहा है कि आयल जो है उसकी अमाउंट आप बिलियंस ऑफ बैरल में लेंगे, तो जब आपके पास आंसर आएगा तो फिर उसके साथ बिलियंस ऑफ बैरल लिखेंगे। तो बिलियंस आपको पता है कि ये 10 पावर 9 होता है, यानी 1000 मिलियंस के इक्वल होता है। और ये जो बैरल है ये 159 लीटर के इक्वल होता है। इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो इन 8 ईयर में यूज हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है कि द रेट ऑफ infection of disease in people per month is given by di by dt is equal to 1000 t by t square plus 1। ये इन्फेक्शन है, एक डिजीज है जो स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फेक्शन पर यूनिट टाइम, और टाइम किस में है, मंथ में है। यानी हर मंथ कितना डिजीज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको इस इक्वेशन के साथ शो किया गया है। वेयर टी द टाइम इन मंथ्स, टाइम मंथ्स में है। सिंस द डिजीज ब्रोक आउट, जब से ये बीमारी जो है वो आई है। तो बताना ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ओवर द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द डिजीज। इस बीमारी के फैलने के 4 महीनों बाद तक कितने लोगों को ये डिजीज हो चुकी है। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल जो है उसके लिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन लेंगे और फिर हर एक मंथ के लिए पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ और चौथा मंथ इसमें कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं उसको हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। डी आई इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1। डी टी को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 100t डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर प्लस 1 और डी टी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू, अब हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे एक रूल यूज होगा जो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा जो भी फंक्शन है उसको log के साथ लिख लें, log f ऑफ x, और इसके साथ एब्सोल्यूट भी लगा लें क्योंकि log नेगेटिव में नहीं होता। और ये मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि अगर ये फंक्शन माइनस है तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। ये मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नीचे देखें लिखा हुआ टी स्क्वायर प्लस 1, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2t, पावर रूल, 2 नीचे आ जाएगा t और 2 में से 1 माइनस, यानी पावर 1, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ऊपर हमारे पास 2t अगर हो तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो 100t है। तो हम इस तरह करते हैं कि इस 100 में से 50 को बाहर निकाल लेते हैं और 2 यहाँ पे लिख लेंगे, 2t। देखें 50 मल्टीप्लाई 2 इज 100 और साथ टी स्क्वायर प्लस 1 और डी टी। अब ये फंक्शन है ऊपर, उसका डेरिवेटिव है, तो आई इज इक्वल टू 50 log टी स्क्वायर प्लस 1। जो भी फंक्शन है उसको log के साथ लिख लें और एब्सोल्यूट में लिख लें और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने इस सी को फाइंड करना है ताकि कंप्लीट इक्वेशन हमें फाइंड हो जाए। तो स्टार्ट में, यानी स्टार्ट है तो टाइम 0 होगा, कोई भी इन्फेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आई भी 0 है। टी इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू 0 को हम पुट करते हैं, यानी पुट टी इज इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू 0 इन
इक्वेशन 2। आई की जगह भी 0 पुट करेंगे, 50 log t की जगह भी 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट और प्लस c। 0 इज इक्वल टू 50, 0 स्क्वायर प्लस 1, तो इसे 1 आता है और log 1 0 के इक्वल होता है, प्लस c। ये तमाम वैल्यू 0 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इस इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। पुट c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो i इज इक्वल टू 50 log t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट, और t 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं। और क्योंकि ये i जो है इन्फेक्टेड जो पीपल्स है वो तो t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, i ऑफ t, साथ t भी लिख लें, और ये इक्वेशन 3 है। अब फर्स्ट मंथ में कितने पीपल इन्फेक्ट होंगे, तो t की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, i ऑफ 1 इज इक्वल टू 50 log एब्सोल्यूट t की जगह 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 50 log 1 प्लस 1 2 log 2, 50 एंड log 2, इससे आता है 0.693। ये नेचुरल लॉग है, आपके कैलकुलेटर में ln मौजूद है, तो आप इसको यूज करेंगे नेचुरल लॉग को। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू को, इससे आता है 34.65। अब 2 पुट करते हैं। पुट यानी सेकेंड मंथ में कितने पीपल इन्फेक्ट होंगे। पुट t इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो i ऑफ 2 इज इक्वल टू 50 log t की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 50 log 2 स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 log 5, क्योंकि 5 तो पॉजिटिव है, तो अगर आप एब्सोल्यूट नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं। 50 log 5, इससे आता है 1.609। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80.45। अब 3 पुट करेंगे, यानी थर्ड मंथ में पुट t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, i ऑफ 3 इज इक्वल टू 50 log 3, t की जगह 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 50 log 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 log 10, एब्सोल्यूट से हटा दें अब क्योंकि 10 तो पॉजिटिव है, तो 50 और log 10 2.303। इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 115.15। लास्ट में t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, i4 इज इक्वल टू 50 log एब्सोल्यूट t स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट 50 log 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 50 log 17, इससे आता है 2.833। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लें, 141.65।
तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 मंथ में इन्फेक्टेड पीपल हैं। क्वेश्चन 11 सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरीज रास्तों को भी कहते हैं, कर्व्स को भी कहते हैं। हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, ये ट्रेजेक्टरीज हैं, ये सर्कल। इन सर्कल्स, ये जो फैमिलीज ऑफ सर्कल्स हैं, हमने इसके ऑर्थोगोनल दूसरी फैमिलीज ऑफ कर्व फाइंड करनी है। यानी ये जो कर्व्स हैं और जो हमें फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर हो। कहां पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। देखें ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इन स्ट्रेट लाइंस को देखें तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यहाँ पे ये सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन दोनों मिल रही हैं 90 के एंगल। यानी ये दोनों फैमिलीज ऑफ कर्व जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मिलती हैं तो 90 के एंगल पे मिलती है। हम इस सर्कल पे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते इस पॉइंट के ऊपर। ये इस सर्कल पे टेंजेंट है और हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है ये असल में डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। क्योंकि ये सर्कल है और इन तमाम का इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव सेम होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन देखें हर जगह पे एक जैसे हो। तो हम कहते हैं कि ये जो dy बाय dx है, यानी यहाँ पे जो स्लोप है इस टेंजेंट का वो एक ही है। तो हम इसको dy बाय dx ऑफ f कहेंगे, इन फैमिलीज ऑफ कर्व का डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर, या इन फैमिलीज ऑफ कर्व का जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है उसको हम शो करेंगे dy बाय dx। और f का मतलब है वो फैमिली जो हमें गिवन है। अब हमें इन लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। ये फैमिलीज ऑफ कर्व्स जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इस लाइन की, अगर हम इसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के ऊपर टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो इन दोनों टेंजेंट का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, और अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर m1 और m2 दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो जो फैमिली ऑफ कर्व हमें गिवन है उसका इस पॉइंट पे स्लोप है dy बाय dx, और जो फैमिलीज ऑफ कर्व हमें फाइंड करनी है उसका जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होगी dy बाय dx, और उसके साथ यहाँ पे g लिख लेंगे, यानी ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ये है कि इन दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 है। अब m1 स्लोप हम उसको कह लेते हैं dy बाय dx, और इसके साथ f लिख लें, मल्टीप्लाई दूसरा m2, यानी जो हमें कर्व फाइंड करनी है उन उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप ये है dy बाय dx, और यहाँ पे g लिख लेंगे, इज इक्वल टू -1। तो ये तो हमें मालूम होगा, क्योंकि इक्वेशन हमें गिवन होगी, हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये स्लोप तो हमें फाइंड हो जाएगा। ये स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन की मदद से, dy बाय dx ऑर्थोगोनल फैमिली इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को नीचे ले आए, dy बाय dx और साथ ही f लिखें। तो
तो अब आपको जो गिवन कर्व है, ये जो फैमिलीज ऑफ कर्व है, वो आपको गिवन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपको जो आपने जो कर्व फाइंड करनी है उसका स्लोप फाइंड हो जाएगा। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इन लाइंस की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी जो इस सर्कल के परपेंडिकुलर ट्रेजेक्टरीज है। क्वेश्चन 11 है कि डिटरमिन द इक्वेशंस ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिलीज ऑफ द कर्व। ये हमारे पास फैमिलीज ऑफ द कर्व है, यानी सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1, -2। आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, आपको बहुत सारी कर्व मिल जाएंगी। अब हमें उन कर्व्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन कर्व्स के परपेंडिकुलर है। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी जब ये कर्व्स और जो हम फाइंड करेंगे वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां पे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी इन इक्वेशंस का स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका डेरिवेटिव है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा dy बाय dx। इसमें से ये c कांस्टेंट निकाल लें तो लिख लेंगे dy बाय dx ऑफ एक्स क्यूब, dy बाय dx इज इक्वल टू c, पावर रूल है 3x², क्योंकि 3 में से 1 माइनस तो 2, तो 3x²। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3c x², ये इक्वेशन 2। यहाँ से इस c की वैल्यू को हटाते हैं। देखिए इक्वेशन 1 से हम c निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 c किसके इक्वल होगा? c इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। पुट c इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इन इक्वेशन 2। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3, और c की जगह हम ये पुट कर लेंगे y डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू x²। x² यहाँ पे एक्स क्यूब में 3x होते हैं, वहाँ पे 2x है। x² का मतलब है x मल्टीप्लाई x, और x क्यूब का मतलब है 3x। तो 2x यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया? dy बाय dx इज इक्वल टू 3y बाय x। ये इन फैमिलीज ऑफ कर्व का डेरिवेटिव है, या इन फैमिलीज ऑफ कर्व का टेंजेंट का स्लोप है। ये जो इसमें जो कर्व होंगी उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यानी अभी जो हम कर्व फाइंड करेंगे वो कर्व और ये कर्व जहां पे आपस में मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप ये है। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन का स्लोप है, इन कर्व्स के टेंजेंट लाइन का स्लोप। अब हमें जो फैमिलीज ऑफ कर्व फाइंड करनी है उसका टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि dy बाय dx ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिलीज, जो इसके ऑर्थोगोनल हैं, उसका फार्मूला ये है। किस तरह फाइंड करेंगे? -1 बाय dy बाय dx ऑफ f इसके इक्वल है dy बाय dx g इज इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx, ये 3y बाय x।
या dy बाय dx, इसको ऊपर ले आए तो आ जाएगा माइनस एक्स बाय 3y। अब हम इन वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे dy है, इसके साथ इस 3y को इस साइड पे ले आए, इज इक्वल टू माइनस एक्स, और इस dx को उस साइड पे ले जाए। अब ये g लिखने की जरूरत नहीं है, इस दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो 3 को बाहर निकालें, y dy इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लें x dx। 3 इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1, और नीचे भी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3y 1 प्लस 1 2 बाय 1 प्लस 1 2, 3y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इस 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, 3y स्क्वायर बाय 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और c को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2c आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और 2c को आप एक और कांस्टेंट k कह लें, क्योंकि ये 2c भी एक कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड पे लें तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये फैमिलीज ऑफ कर्व जो हैं, क्योंकि k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इससे बहुत सारी कर्व बनेगी। ये फैमिलीज ऑफ कर्व और ये फैमिलीज ऑफ कर्व, ये आपस में जब मिलेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ये फैमिली ऑफ कर्व और ये फैमिली ऑफ कर्व परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरीके से ये दोनों ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व है। अब इस पार्ट बी में भी पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ सी। फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy बाय dx, प्लस सेकंड फंक्शन y और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx बाय dx इज इक्वल टू, c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x dy बाय dx प्लस y और dx बाय dx से 1 आता है इज इक्वल टू 0, x dy बाय dx इज इक्वल टू प्लस y, इस साइड पे आएगा तो माइनस y, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। ये हमारे पास इन फैमिलीज ऑफ कर्व का टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, यानी इन फैमिलीज ऑफ कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये उस टेंजेंट का स्लोप है। अब जो फैमिलीज ऑफ कर्व हमने फाइंड करनी है, उन कर्व्स के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। तो वो हमने पढ़ा है कि वो है dy बाय dx, उसको हम g से शो करते हैं, और वो होगा माइनस 1 बाय dy बाय dx f। तो dy बाय dx g इज इक्वल टू माइनस 1 बाय dy बाय dx माइनस y बाय x माइनस y बाय x। तो dy बाय dx
g इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस, x ऊपर आएगा, एक स्टेप ऊपर आएगा तो x पावर -1 और दूसरा स्टेप ऊपर आएगा तो x बाय वाई। तो dy बाय dx, अब ये g हटा दें, x बाय वाई, y की तरफ dy की तरफ y ले आए, y dy, और ये dx उस साइड पे ले जाए, x dx, सेपरेट द वेरिएबल्स। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx, पे पावर 1 है तो y पावर 1 के साथ 1 ऐड होगा और नीचे भी 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन है, x पावर भी 1 है तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इससे आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस, और c के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर लें तो 2c, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, और 2c को एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें यानी k, y स्क्वायर x स्क्वायर को इस साइड पे लें तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो ये हमारे पास फैमिलीज ऑफ कर्व है जो इस फैमिलीज ऑफ कर्व पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे परपेंडिकुलर है। अब ये पार्ट सी है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लें, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स ई पावर एक्स, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सी, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, d by dx of e power x plus second function ex, derivative of first dx by dx is equal to c x e power x का डेरिवेटिव e power x plus e power x dx by dx कैंसिल यानी 1, इन दोनों में e पावर x कॉमन निकाल लें, e पावर x और साथ ये c है, इनसाइड रह जाएगा x प्लस 1, तो dy बाय डी एक्स हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे जो c की वैल्यू है हम यहाँ से निकालते हैं इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 c इज इक्वल टू, c को यहीं पे रहने देते हैं, y डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो x ई पावर x, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। अब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 2, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू c की जगह हम ये पुट कर लेंगे y डिवाइडेड बाय x ई पावर x और x प्लस 1 ई पावर x और ई पावर x कैंसिल, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y बाय x इंटू x प्लस 1, तो ये हमारे पास dy बाय डी एक्स, यहाँ पे f लिख लेंगे, y इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये हमारे पास dy बाय डी एक्स ऑफ f है, यानी इस फैमिलीज ऑफ इक्वेशन की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप की इक्वेशन है।
यानी उसका स्लोप क्या है, ये उसकी इक्वेशन है। अब जो फैमिलीज ऑफ ट्रेजेक्टरीज फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या होगा, तो वो है डी वाई बाय डी एक्स के साथ यहाँ पे हम जी लिखते हैं, और वो है -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, और ये एफ। तो डी वाई बाय डी एक्स जी इज इक्वल टू -1 बाय, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे y इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आप इसको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इस जी लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। इस x को ऊपर ले आएंगे तो दो स्टेप जब ऊपर आएगा तो एक स्टेप में पावर -1 और फिर पावर प्लस, तो -x डिवाइडेड बाय y और x प्लस 1, ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x आ जाएगा। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, इस y को इस साइड पे ले आएंगे तो y dy इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और इस dx को इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं, y dy इज इक्वल टू माइनस बाहर लिख लेंगे x और x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए x के साथ 1 ऐड भी करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, नीचे है x प्लस 1 और dx। इसका इंटीग्रेशन होगा y ऊपर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, पावर रूल है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, देखें x प्लस 1 और x प्लस 1, इसको अलग लिख लेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और साथ ये dx लिख लेंगे। ये माइनस और -1 तो माइनस और माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और साथ dx। y 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, 1 dx प्लस, देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आता है, x का 1 और 1 का 0, तो आप इसको लिख सकते हैं log x प्लस 1 और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस, x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x है, ये याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन x है, प्लस log x प्लस 1, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c, इसको आप log c भी लिख सकते हैं क्योंकि बस कांस्टेंट है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, और प्लस log c, y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस x, क्योंकि ये दोनों log हैं और बीच में प्लस है तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ log है कि ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, log x प्लस 1 और c, इसको एक log में लिख लेंगे और साथ और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर है। अब ये लास्ट पार्ट है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x स्क्वायर और d बाय डी एक्स ऑफ c, सबका डेरिवेटिव ले लेंगे, पावर रूल, पावर 2 है वो नीचे आ जाएगा, y और पावर में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पावर रूल 2
x, 2 में से 1 माइनस, और फिर यहाँ पे भी dx बाई dx होता है, क्योंकि वो 1 होता है इसलिए हम वो अक्सर नहीं लिखते। और कांस्टेंट c है, उसका डेरिवेटिव 0। 2 minus 1 is 1, dy by dx is equal to 2x, 2 minus 1 is 1, और dx by dx कैंसिल, और प्लस 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 दोनों साइड पे है, कैंसिल कर लें, dy by dx is equal to x by y। तो ये हमारे पास जो गिवन फैमिलीज ऑफ कर्व है उसके टेंजेंट का स्लोप है। इसके साथ f लिखते हैं, x by y। अब जो इसके ऑर्थोगोनल कर्व है उसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स, इसके साथ यहाँ g लिखते हैं, -1 डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स, और f dy बाय डी एक्स, और g का मतलब ऑर्थोगोनल फैमिली, इन फैमिलीज ऑफ कर्व के जो ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं तो उसको g से शो करते हैं, इज इक्वल टू -1 बाय dy बाई डी एक्स ऑफ f, वो है x बाय y, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बाय y dy बाई डी एक्स, g इज इक्वल टू, इस y को ऊपर ले आए तो 2 स्टेप आएगा, एक स्टेप में y पावर -1 और दूसरे स्टेप में y पावर 1, तो माइनस y बाय एक्स। अब आप g हटा सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y बाय एक्स। सेपरेट द वेरिएबल dy के साथ वो वाला y ले आए तो डिवाइड आ जाएगा, माइनस dx को उस साइड पे ले जाए तो dx, और यहाँ पे 1 बाय एक्स है, तो इसको आप अलहदा भी करके लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लें, इसको भी अलहदा करके लिख लें, यानी 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स। नीचे फंक्शन है y का डेरिवेटिव 1 है, यानी dy बाय dy 1 आता है, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस, नीचे फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1, तो आप इसको लिख सकते हैं log, और ये x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको भी आप log में लिख लें, log c, या इस तरह लिख लें कि log y इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लें log c और इसको बाद में लिख लें माइनस log x log y इज इक्वल टू, दोनों log के बीच में माइनस है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, log c बाय x, और एब्सोल्यूट में मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट में हम log को इसलिए लिखते हैं ताकि अगर ये कोई वैल्यू माइनस में हो, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू माइनस में आए तो ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा, log दोनों साइड पे है तो कैंसिल कर दें, y इज इक्वल टू c बाय x, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x को इस साइड पे ले आए तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। कुछ बुक में यहाँ पे k भी लिखा जा सकता है, कोई भी कांस्टेंट लिखा जा सकता है, हमने c लिखा है। तो ये एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट पार्ट था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11